हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही अगर आपको टीजीटी पीजीटी के नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के नोट की फ़ीस 450 रुपये है। साथ ही आपके टीजीटी पीजीटी का फुल सिलेबस प्लस आपके जो टीजीटी पीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 करके, जिसमें मैंने सारी प्लेलिस्ट डाल दी है। उसमें जाकर आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिस बजट में कुल आय की अपेक्षा कुल व्यय के अधिक होने का प्रावधान हो उस बजट को कौन सा बजट कहते हैं। जिस बजट में कुल आय की अपेक्षा, कुल जितनी आय है उसकी अपेक्षा कुल व्यय का अधिक होने का प्रावधान हो उस बजट को हम कौन सा बजट कहेंगे। तो उस बजट को हम संतुलित पारिवारिक बजट कहेंगे, बचत का पारिवारिक बजट कहेंगे, घाटे का पारिवारिक बजट कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बजट कहेंगे। तो जिस बजट में कुल आय की अपेक्षा कुल व्यय की अधिक होने का प्रावधान हो उस बजट को हम कौन सा बजट कहेंगे। जल्दी से राइट आंसर दे। तो उस बजट को हम घाटे का पारिवारिक बजट कहते हैं। जिस बजट में कुल आय की अपेक्षा कुल व्यय के अधिक होने का प्रावधान हो उस बजट को हम घाटे का पारिवारिक बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट के निर्माण का किसको लाभ होता है। जो पारिवारिक बजट है उसके निर्माण का लाभ किसको होता है। सरकार को होगा, गृहिणी को होगा, समाज सुधारक को होगा कि उपयुक्त सभी को होगा। जो पारिवारिक बजट है उसके निर्माण का लाभ किसको मिलता है। सरकार को मिलेगा, गृहिणी को, समाज सुधारक को, उपयुक्त सभी को। तो जल्दी से राइट आंसर बताएं। क्या राइट आंसर है। तो देखिए, पारिवारिक बजट का जो लाभ है वो सरकार को भी मिलेगा, गृहिणी को भी मिलेगा, समाज सुधारक को भी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। आय व्यय के संतुलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन समझा जाता है मासिक बजट को, दैनिक बजट को, साप्ताहिक बजट को, वार्षिक बजट को। आय व्यय के संतुलन के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन समझा जाता है। मासिक बजट समझते हैं, दैनिक बजट, साप्ताहिक बजट, वार्षिक बजट। कौन सा बजट सबसे उपयुक्त साधन समझा जाता है। देखिए, आय व्यय के संतुलन के सर्वाधिक उपयुक्त साधन हमारा मासिक बजट समझा जाता है, यानी जो महीने में बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बजट की मुख्य मद नहीं है। शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी बजट की जो इम्पोर्टेंट मुख्य मद नहीं है। शिक्षा, फैशन दुकान, मकान, भोजन। निम्न में से कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है। शिक्षा नहीं है, फैशन दुकान, मकान, भोजन। कौन सा नहीं है। शिक्षा है कि फैशन है कि दुकान, मकान, भोजन। तो देखिए, शिक्षा इम्पोर्टेंट है, मकान भी, भोजन भी। फैशन और दुकान मुख्य मद नहीं है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। किसके द्वारा लोकप्रिय पारिवारिक बजट के सिद्धांत का, जो आपका लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। एंजल्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, टॉलकॉट पार्सन के द्वारा, किसके द्वारा। किसके द्वारा लोकप्रिय पारिवारिक बजट के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया गया था। कौन सा लोकप्रिय पारिवारिक बजट के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए, एंजल्स द्वारा लोकप्रिय पारिवारिक बजट के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। आय व्यय के संतुलन निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। बैंक की, बचत की, बजट की कि ब्याज की। आय व्यय के संतुलन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। बैंक की आवश्यकता होती है, बचत की आवश्यकता होती है, बजट की कि ब्याज की। तो आय व्यय के संतुलन के लिए हमें बजट की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर बजट। पारिवारिक बजट निर्माण का क्या उद्देश्य है। व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, व्यय का ज्ञान, उपयुक्त सभी।
जो पारिवारिक बजट निर्माण का क्या उद्देश्य है? जो पारिवारिक बजट है उसके निर्माण का क्या उद्देश्य होता है? व्यय पे नियंत्रण करना, आय का ज्ञान, व्यय का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो देखिए, पारिवारिक बजट निर्माण का मुख्य उद्देश्य व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान, व्यय का ज्ञान, ये सभी होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसको समझा जाता है? बजट का बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट, इनमें से कोई नहीं। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसको समझा जाता है? इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट हमारा जो है वो हम बजट को कहते हैं। गृह की आर्थिक व्यवस्था को सही रखने के लिए आवश्यक होता है अधिक धन, कंजूसी करना, बजट निर्माण, आय के अत्यधिक स्रोत। गृह की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो गृह है, घर है, उसकी आर्थिक व्यवस्था को सही से रखने के लिए आवश्यक है अधिक धन, कंजूसी करना, बजट निर्माण, आय के अत्यधिक स्रोत। क्या राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो गृह की आर्थिक व्यवस्था को सही रखने के लिए बजट का निर्माण जरूरी होता है। पारिवारिक बजट निर्माण का लाभ है आय व्यय के संतुलन में सहायक, बचत में सहायक, परिवार को ऋण से बचाने में सहायक, उपयुक्त सभी। पारिवारिक बजट का निर्माण का क्या लाभ है? तो देखिए, पारिवारिक बजट के निर्माण का लाभ सभी है, आय व्यय का संतुलन भी रखता है, बचत में सहायक भी होता है, परिवार को ऋण से भी बचाने में सहायक होता है, ये सभी हैं। निम्न में से पारिवारिक आय के स्रोत हैं पेंशन रूपी आय, मजदूरी, व्यावसायिक आय, उपयुक्त सभी। निम्न में से पारिवारिक आय के स्रोत हैं पेंशन रूपी आय, मजदूरी, व्यावसायिक आय, उपयुक्त सभी। तो देखिए, निम्न में से पारिवारिक आय के स्रोत आपके सभी हैं, पेंशन रूपी आय भी है, मजदूरी भी है, व्यावसायिक आय भी है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं। सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 3, 7। सैद्धांतिक रूप से जो आपकी पारिवारिक आय है वो कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो हमारी आय है पारिवारिक, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 5 की 8। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यय हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात, अवकाश ग्रहण कर लिया है तो अवकाश ग्रहण करने के पश्चात सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होता है बोनस, वेतन, पेंशन, विशेष भत्ता। अवकाश जब ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद सरकारी कर्मचारी को क्या प्राप्त होगा? बोनस प्राप्त होगा, वेतन प्राप्त होगा, पेंशन की विशेष भत्ता। तो देखिए, अवकाश ग्रहण करने के पश्चात सरकारी कर्मचारी को पेंशन प्राप्त होगा। जीवन बीमा का सर्वाधिक विशाल उद्देश्य है विवाह हेतु धन की उपलब्धि होना, बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवन बीमा का सर्वाधिक विशाल उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? राइट आंसर जल्दी से बताएं कि जीवन बीमा का सर्वाधिक विशाल उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जीवन बीमा का सर्वाधिक विशाल उद्देश्य बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होना। संचयिका जमा खाता किसके लिए होती है? नौकरी करने के लिए, वृद्धों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए, स्कूली बच्चों के लिए। आपका जो संचयिका जमा खाता किसके लिए होती है? नौकरी करने वालों के लिए, वृद्धों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए, स्कूली बच्चों के लिए।
तो राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर स्कूली बच्चों के लिए, जो संचय का जमा खाता स्कूली बच्चों के लिए होता है। निम्न में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? औजार, फैक्ट्री भवन, टैक्सी, 10 का नोट। निम्न में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? औजार है, फैक्ट्री भवन, टैक्सी, 10 का नोट। तो औजार, निम्न में से औजार वस्तु पूंजी नहीं है। जो चेक किसी शुभ अवसर पर प्रदान किया जाता है वो चेक कहलाता है क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक, उपहार चेक, ट्रैवलर चेक। जो भी चेक किसी शुभ अवसर पर हम प्रदान करते हैं वो चेक क्या कहलाएगा? तो जो चेक हम किसी शुभ अवसर पर प्रदान करते हैं, कोई शुभ ओकेज़न है, उत्सव है, तो उसे हम उपहार चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपहार चेक। बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो बचत है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? उसकी मुख्य योजना क्या है? भविष्य के आवश्यक आस्माकिक व्यय हेतु, मनोरंजन के लिए, विलासिता से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखिए, बचत का मुख्य प्रयोजन होता है भविष्य के आवश्यक व आस्माकिक व्यय हेतु बचत की जाती है। भविष्य के लिए जो भी जरूरी है और अचानक से व्यय के लिए हमें बचत करनी होती है। किसकी बचत दैनिक जीवन के अंतर्गत अत्यंत आवश्यक होती है? श्रम की, समय की, धन की, उपयुक्त सभी। किसकी बचत दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है? श्रम की, समय की, धन की, उपयुक्त सभी। तो देखिए, श्रम की, समय की, धन की बचत दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। बचत खाते पर ब्याज दर है कितनी? 3%, 4.5%, 4%, 5%। बचत खाते पर बैंक ब्याज दर है 3%, 4.5%, 4%, 5%। तो बचत खाते पे ब्याज दर हमारी 4% होती है। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना कब संचालित की गई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना कब संचालित की गई थी? 1972 से 73, 1973 से 74, 1954 से 55, 1956 से 1957। तो सार्वजनिक जो भविष्य निधि योजना कब संचालित की गई थी, इसका राइट आंसर बताएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर बताएं। ये पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहीं से बन जाता है कि सार्वजनिक भविष्य निधि योजना कब संचालित की गई थी। तो आपकी सार्वजनिक भविष्य निधि योजना आपकी 1972 से 1973 के बीच में संचालित की गई थी। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखते रहिए। धन्यवाद।